गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम सीड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि सीड से जर्मिनेशन कैसे होता है और इतने सारे सीड्स प्रोड्यूस करने के बाद भी इतने सारे उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पौधे क्यों नहीं दिखते, उतने सारे उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पेड़ क्यों नहीं दिखते। उसके पीछे हमने 4 रीज़न्स पढ़े थे। उन चारों रीज़न्स को याद रखना है, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, अब उसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि राइट कंडीशंस फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट आर राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, लाइट एंड वार्मथ। ये हमने पहले भी वैसे डिस्कस कर लिया है कि एक सीड के लिए, एक हेल्दी सीड के लिए ग्रोथ के लिए राइट कंडीशंस क्या हैं। राइट अमाउंट ऑफ एयर, ना ही एयर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए। इतना तेज़ आंधी ना आए कि जो है सीड ही डिस्ट्रॉय हो जाए, और इतना स्लो भी एयर ना हो कि जो है इसको सफिशिएंट जो है एयर से जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसको ना मिले। ठीक है, साथ में पानी भी चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, लाइट भी राइट अमाउंट चाहिए, एंड वार्मथ। बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा तो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, और बहुत कम हीट मिलेगा तो भी शायद उसको प्रॉपर कंडीशंस ना मिल पाए। तो सारी चीज़ें ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों कंडीशंस राइट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगला पॉइंट कह रहा है, इफ़ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग किसको बोलते हैं? जब नया पौधा, नन्हा सा पौधा निकलता है ज़मीन में से, उसको जो है एक हम सीडलिंग बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम सीडलिंग बोल सकते हैं, या इसके जस्ट पहले वाला पार्ट, कोई सा भी पार्ट जो भी, जब अभी जस्ट पौधा ज़मीन से बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पौधे को क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम पौधा भी नहीं बोल सकते, सीडलिंग बोलना ज़्यादा प्रेफर हम करेंगे। अगर कोई भी छोटा पौधा अगर ज़मीन से बाहर निकला हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीडलिंग। उसके बाद जब वो ग्रो करता है तो उसको जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उसके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब देखो, जर्मिनेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन देखो प्रोसेस दिखाया हुआ है कि सबसे पहले ये किडनी बीन रहा होगा, किडनी बीन में से छोटा सा कुछ पार्ट बाहर निकला होगा, वो पार्ट जो है नीचे धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहा होगा, और एक वो जो है ज़मीन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें से जो है रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए होंगे। फिर जब इधर रूट्स निकल रहे हैं और ऊपर के साइड में ये ज़मीन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके वो रूट्स डेवलप कर रहे हैं और जो ऊपर वाला पार्ट था वो भी डेवलप कर रहा होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जब उसके बाद फुल्ली ग्रो कर जाएगा, और ये भी फुल्ली ग्रोन प्लांट नहीं दिखाया, इसके बाद भी फर्दर प्रोसेस होता है। बहुत हार्ड प्लांट्स तैयार होते हैं जिसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड नए प्लांट का रूप ले लेता है, नए प्लांट के फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पैक्ड इन स्पेशल सीड लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉटिलेडन्स के बारे में अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। इस पर्टिकुलर फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ये किडनी बीन है। किडनी बीन को मैंने अगर बीच में से ओपन कर दिया तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जो पूरा का पूरा ये येलो वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहला रहा है? कॉटिलेडन्स। ठीक है, इन कॉटिलेडन्स की खास बात क्या होती है कि ये फूड जो है अपने स्टोर किए रहते हैं। ये फूड कब काम में आएगा? जब ये पौधा स्टार्ट हो रहा होगा ग्रो करना, जब इसके पास तो अभी रूट्स हैं नहीं, तो रूट्स अगर होते तो ये अपना भोजन खुद से बना लेता, खुद से न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़मीन से ले लेता, लेकिन अभी जो है ये केपेबल नहीं है। तो जब तक केपेबल ये नहीं होगा तब तक ये कॉटिलेडन्स जो हैं वो इनको जो है फूड देगा, क्योंकि कॉटिलेडन्स के अंदर ऑलरेडी फूड स्टोर्ड है। क्लियर है? अगला पॉइंट कह रहा है, द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ओन रूट एंड लीव्स।
तो ये फूड कब तक यूज़ करेगा बेबी प्लांट? जब तक उसका खुद का जो है रूट ना तैयार हो जाए और खुद के जो है लीव्स ना तैयार हो जाए। तो रूट्स एंड लीव्स के भी कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है वंस द फूड फ्रॉम कॉटिलेडन्स इज़ यूज्ड द कॉटिलेडन्स श्रिंक एंड फॉल ऑफ। कह रहा है कि जब सारा का सारा कॉटिलेडन से फूड यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो कॉटिलेडन्स हैं वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगेंगे। श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगेंगे। सिकुड़ते सिकुड़ते वो तो बहुत छोटे हो जाते हैं और इतने छोटे हो जाएंगे कि उसके बाद वो अपने आप से उस पौधे में से अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है। सम सीड्स लाइक ग्राम पीज हैव 2 cotyledons while others like rice wheat have 1 cotyledon। कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें 2 cotyledons होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर फिगर में 2 cotyledons हैं। ठीक है। while others like rice wheat have only 1 cotyledon। अगले अगले ये इस स्लाइड में जो है ये हम पूरा क्लियर करेंगे कि इस फिगर में ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि कैसे क्या होता होगा। तो दिखा रहा है कि एक डोरमेंट सीड है, उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें जो है हरा वाला पार्ट, हरी 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 जो है टहनियाँ या छोटे से पौधे हरे हरे रंग से निकलना स्टार्ट होंगे तो वो धीरे धीरे करके ज़मीन की तरफ मुड़ेंगे और उसमें से जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलेंगे जो फर्दर ग्रो करके जो है रूट्स का फॉर्म लेने वाले हैं। ठीक है। सीडलिंग कब किसको बोलते हैं? जब वो नन्हा पौधा होता है तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। अब देखो ये क्या है कि अभी ये जो है कॉटिलेडन्स को कवर कौन करता है? कॉटिलेडन्स को कवर करता है जो उसका कवर होता है, जो सीड होता होगा उसके ऊपर एक कवर होता है, हार्ड कवर होता है। आप यहाँ तक कि आम का अगर आप वो लोगे, आम का अगर गुठली लोगे तो देखोगे कि ऊपर वाला उसका जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, शेल होता है। ठीक है। उसको जब आप निकालने की कोशिश करोगे और निकाल दोगे तो उसके अंदर जो सीड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अभी इमेच्योर प्लांट है और एक टाइम के बाद जब ये कॉटिलेडन्स गिर जा रहे हैं, देखो कॉटिलेडन्स क्या करेंगे, जब श्रिंक करेंगे, श्रिंक करने के बाद गिर जाएंगे, क्योंकि अब जो है ये प्रॉपर जो है इसमें मैच्योर्ड रूट्स बाहर निकल गए होंगे। अब जो है ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स भी बाहर निकल गए हैं और इसके लीव्स भी बाहर निकल आए। ठीक है। उसका कॉटिलेडन्स जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद जो है एक मैच्योर प्लांट, मतलब जब ये फुल्ली ग्रोन प्लांट होगा वो ऐसा करके कुछ दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर फिगर से तो हमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाता होगा कि जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसमें कॉटिलेडन्स का क्या रोल हो रहा है। उसके बाद जो है सीड कोट जो कॉटिलेडन्स को कवर कर रहा है। कॉटिलेडन्स को कवर करना क्यों ज़रूरी है? कॉटिलेडन्स को अगर वो कवर नहीं करेगा तो कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर होता है, वो धीरे धीरे फूड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो वो जो है जो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन्स इज़ यूज्ड यंग प्लांट्स कंटिन्यू मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टर्म है। ये टर्म आपको मतलब आगे किसी भी आप लेवल का पढ़ाई करोगे हर लेवल पे ये वर्ड आता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक कि अभी जो आपके भैया लोग पढ़ रहे होंगे, भैया लोग दीदी लोग 7th 8th में, वो भी फोटोसिंथेसिस अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से तैयार कर पाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है प्लांट्स नीड एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू बी हेल्दी। एयर तो एटमॉस्फेयर से ले लेता है प्लांट, लाइट तो सन से मिल जाता है, वार्मथ भी थोड़ा बहुत सन से मिल जाता है, वाटर कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिल जाता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये भी ज़मीन से मिलते हैं। तो जो रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या करते हैं? ज़मीन से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जो लीव्स होते हैं वो एयर, लाइट एंड वार्मथ ये सारा कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, हमारे जो आसपास का सराउंडिंग है उससे लेते हैं। क्लियर है? प्लांट्स गेट लाइट एंड वार्मथ फ्रॉम द सन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। प्लांट्स लाइट एंड वार्मथ कहाँ से पा रहे हैं? सन से। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कहाँ से मिल रहा है इनको? सॉयल से मिल रहा है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अभी मैंने कुछ देर पहले
पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो सन होता है, सन क्या करता है, मैंने बोला था कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड जो होता है, पहले वीडियो में मैंने बात करी थी इस चैप्टर के, कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कौन सा होता है, प्लांट्स होते हैं। क्योंकि प्लांट्स नहीं होते तो जो है प्लांट्स नहीं होते तो फिर जो मीट पे भी रिलाई करते हैं अपने भोजन के लिए, वो नहीं खा पाते, क्योंकि मीट पे रिलाई करने के लिए जिस मीट को खा रहे हैं जिस जानवर का, वो जानवर तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है पेड़ पौधों पे। लेकिन एक बात अगर देखी जाए, अगर हमें सनलाइट मिले ही नहीं, अगर जो पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं इनको सनलाइट ही ना मिले तो अपना भोजन तो नहीं बना पाएंगे ये। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है। सनलाइट नहीं होता तो ना ही पेड़ पौधे होते, ना ही पेड़ पौधे उग रहे होते, और ना पेड़ पौधे होते तो वो ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते तो हम इंसान सांस नहीं ले पाते, और जो जानवर जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए, वो अपना भोजन नहीं कर पाते। तो कुल मिला के अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हमारे लाइफ्स के लिए कौन है? सनलाइट। ठीक है, लेकिन सनलाइट जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही थोड़ा बहुत नुकसान भी है उससे। अगर सनलाइट हमारे जो अर्थ में आता है वो थोड़ा सा फ़िल्टर होके आता है, तो अगर मान लो फ़िल्टर होके नहीं आता, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हार्मफुल रेज़ हैं सन से जो आता है, तो वो हार्मफुल रेज़ को छान के अलग कर देता है, और जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है उन रेज़ को ही जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे अर्थ पे भेजता है। मान लो एटमॉस्फेयर वो काम नहीं कर रहा होता, छानने वाला काम नहीं कर रहा होता, तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। यहाँ तक कि जो सनलाइट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे बॉडी में कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है, हमारे जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल वगैरह हुए उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ पे सनलाइट आ रहा है वो राइट अमाउंट में आ रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा आ रहा है ना ही बहुत कम आ रहा है। ज़्यादा आता तो भी नुकसान होता, कि बहुत कम आता तो ठंड के मारे हम नहीं रह पाते। ठीक है, तो जो भी हमारा जो नेचर है वो सारा कुछ बैलेंस किए हुए है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यही, थैंक यू।